अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम इंडो पाक हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। इंडो पाक हिस्ट्री इसको हमने 712 से स्टार्ट किया था। 712 से लेके 1206 तक को हमने पहले डिस्कस किया। उसके बाद 1206 यानी ममलूक डायनेस्टी से लेके 1526 तक, ठीक है, जब मुगल रूल यहाँ पे स्टार्ट होता है तब तक हमने शुरू किया। फिर 1526 से लेके 1707 तक को हमने डिस्कस किया, जो कि ग्रेट मुगल्स का इरा था, यानी वो जो मेन 6 मुगल बादशाह थे उनका इरा था। उसके बाद 1707 से लेके 1857 को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि मुगल सल्तनत जो है उसका किस तरह से जवाल होता है, ठीक है, और 1857 में जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट आ जाती है। इसके बाद से हमने स्टार्ट किया कि 1857 के बाद क्या होता है। 1857 के बाद मुख्तलिफ किस्म की रिफॉर्म्स मूवमेंट्स आती हैं, रिफॉर्म्स मूवमेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये इसको जो है वो एक फ्रीडम मूवमेंट भी कहा जाता है, बिकॉज ये जो 1857 की जंग आज़ादी थी, इसने मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को और बरसगीर में रहने वाले तमाम लोगों को एक दफा झंझोड़ के रख दिया, एक दफा इकट्ठा कर दिया कि अगर ये लोग इकट्ठे होके अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे तो यहाँ पे इनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो इन्होंने जो है वो इसके बाद काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी जद्दोजहद का आगाज किया, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आए जिसकी वजह से इनके रास्ते आपस में एक दूसरे से जुदा हो गए। और उसमें से एक जो इवेंट है वो क्या है, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, जिसको उर्दू हिंदी तनाज़ा कहा जाता है। 1867 में ये तनाज़ा जो है वो मंजर आम पर आया। तो ये था इसका पस मंजर। इसके बाद फिर ये था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हिंदुओं ने अपनी अलहदा जो है वो नुमाइंदा जमातें बना ली, मुसलमानों ने अलहदा बना ली, लेकिन जो पर्पस था उनका वो ये एक ही रहा, और वो ये था कि किसी ना किसी तरह से अपने लिए वो एक मुल्क हासिल कर ले। तो जो हिंदू थे और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी उसके ऊपर बिलीव रखने वाले जो लोग थे, वो ये चाहते थे कि इंडिया को एज ए सिंगल कंट्री आजाद करवाया जाए। और ऑन दी अदर साइड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अगर बात की जाए, या ऐसे तमाम लोग जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे, वो ये कहते थे कि यहाँ पर एक नहीं, एक से ज्यादा कौमें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 या 3 कंट्रीज जो है वो होने चाहिए, ताकि ये लोग जो है वो इसके बाद इस आज़ादी के बाद आपस में सुकून से रह सके, ठीक है। तो ये कुछ जो है वो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड था जो आप लोगों को बताना जरूरी था। अब स्टार्ट करते हैं जी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी को, उर्दू हिंदी तनाज़े को, जो कि 1857 में मंजरेआम पर आया। हुआ ये कि बनारस इंडिया का शहर है, चेन्नई इन तमिलनाडु। अच्छा जी, हुआ ये कि बनारस में जो है वो एक कैंपेन लॉन्च की गई कि उर्दू स्क्रिप्ट को रिप्लेस कर दिया जाए, उर्दू स्क्रिप्ट, और उसकी जगह देवनागरी रस्मुल खत जो है उसको राइज किया जाए। उर्दू जो है ना वो अरबी रस्मुल खत में लिखी जाती है, जो हम उर्दू लिखते हैं ना वो अरबी रस्मुल खत में है, लेकिन जो हिंदी है वो देवनागरी रस्मुल खत में है या संस्कृत रस्मुल खत में है। हमें पता है कि उर्दू जो है ना वो राइट, यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है, यानी इधर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो हिंदी है ना वो लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, इस तरह से वो लिखी जाती है। और उसका रस्मुल खत भी आपने देखा होगा, हिंदी के अल्फाज जो है वो देखे होंगे, वो बड़े डिफरेंट से हैं। तो ये एक उन्होंने ये कहा, आप जो यहाँ पे इस वक्त जो लीडर्स थे हिंदुओं के, उन्होंने ये कहा चूंकि यहाँ पे ज्यादा आबादी जो है वो हिंदुओं की है, तो जुबान भी वही होनी चाहिए जो कि मेजोरिटी की जुबान है। तो ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि एक लश्करी जुबान को या एक आरजी जुबान जो है, उर्दू जो है वो उस वक्त इट वाज इन फैंसी, उर्दू बहुत ज्यादा पुरानी जुबान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी जुबान को जो कि इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है और उस जमाने में यहाँ पे राइज थी, जिस जमाने में यहाँ पर जो है वो मुगलों की हुक्मरानी थी, तो ऐसी जुबान को यहाँ पे राइज करना जो है वो किसी सूरत भी समझ से बाहर तो होना ये चाहिए कि यहाँ पर हिंदी जुबान जो है और उसको हिंदी रस्मुल खत के साथ ही राइज किया जाए। सर सैयद जो है उन्होंने अपने जो व्यूज हैं वो शेयर किए अपने एक फ्रेंड शेक्सपियर के साथ, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि आज मुझे ये लग रहा है कि हिंदुस्तान जो है वो 2 कौमों में तकसीम हो गया, कि हिंदू इंडिया एंड मुस्लिम इंडिया पार्टीड एंड पार्टीड फॉर एवर। इससे पहले सर सैयद अहमद खान ये समझते थे कि सर सैयद अहमद खान ये समझते थे कि यहाँ पर एक कौम है, ये एक मुल्क है और इसको एक मुल्क ही रहना चाहिए, इसकी जो इकाई है उसको तकसीम नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आके सर सैयद के जो ख्यालात हैं वो बदल गए, और इसके बाद ही इन्होंने 2 कौमी नजरिया दिया कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 कौमें आबाद है, ठीक है। और उनके दरमियान में इतनी ज्यादा खला मौजूद है, उनके रिलीजन को देख लें, उनकी वैल्यूज को देख लें, उनके कल्चर को देख लें, तो उनके दरमियान बहुत ज्यादा गैप्स मौजूद है, बहुत ज्यादा जो है वो एक खलीज मौजूद है। तो उसके बाद जॉर्ज कैम्बल और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उस जमाने का, उसने ऑर्डर दे दिया कि इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, ठीक है, कि टेक्स्ट बुक से जो है इसको हटा दिया जाए और रस्मुल खत की जगह पे संस्कृत को जो है संस्कृत रस्मुल खत या फिर देवनागरी रस्मुल खत को राइज कर दिया जाए। हंटर कमीशन इसके लिए बनाया गया 1882 में, और हिंदुओं ने इसके सामने भी यही प्ली ली
कि जो मेजोरिटी की लैंग्वेज है वो यहाँ पे राइज होनी चाहिए, ठीक है। और विल्सन हंटर जो है वो इस कमीशन को लीड कर रहा था, जो कि एक सिविल सर्वेंट था। नवाब मोहसिन उल मुल्क जो है, जो कि एक बड़े फेमस फ्रीडम फाइटर हैं, उन्होंने जो है वो उर्दू डिफेंस एसोसिएशन जो है वो ऑर्गेनाइज की। उसमें उसके जरिए जो बाअसर मुसलमान थे या बाअसर उर्दू से जो है वो ताल्लुक रखने वाले लोग थे या उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग थे, उनको इकट्ठा किया। और पर्पस इसका ये था कि किसी ना किसी तरह से उर्दू और हिंदी की ये जो कंट्रोवर्सी है, इसमें उर्दू को बचाया जाए। अदरवाइज शायद जो है वो उर्दू का कहीं ना कहीं जो है वो वजूद ही सिरे से खत्म हो जाता। तो ये थी जी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। इसके बाद आ जाती है जी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनती है जी? 1850। कौन बनाता है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम भी इसको कहा जाता है। अब ये देखिए, जरा गौर करें कि एक अंग्रेज जो है वो आपको बता रहा है कि आप और ये एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी था, कि आप जो है वो अपने लिए एक जमात बना ले। अब इसके पीछे रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि 1857 में बड़े सगीर जो है वो एक जंगे आजादी से गुजरा। ये एक ऐसी जंगे आजादी थी बच्चों जिसमें ऐसा हरगिज नहीं था कि सिर्फ मुसलमानों का या बड़े सगीर के लोगों का नुकसान हुआ। इन्होंने, यहाँ की फौज ने जो है वो ब्रिटिशर्स को भी बहुत ज्यादा मारा, बड़े पैमाने पर जो है वो उनके और माली नुकसान हुआ। तो अब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर हम इतने बड़े एरिया को, इतने बड़े बड़े सगीर को, अब आप देखिए बड़े सगीर के अंदर से कितने मुल्क निकल आए हैं। एक पाकिस्तान, एक इंडिया और एक बांग्लादेश है। तीन कंट्रीज जो है वो उसके बराबर एक कंट्री था, और इसके ऊपर बिला शिरकत गैर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत थी। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा एरिया था और जिसको अपने कंट्रोल में रखना, और ये सोने की चिड़िया था। एंड इट वाज नॉट एन इजी टास्क। तो किसी ने उनको मशवरा दिया कि व्हाई नॉट, कि आप यहाँ पर जो है कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करें जिसके तहत लोग जो हैं वो अपना जो पॉलिटिकल कैथारसिस है वो करते रहे, ठीक है। एक पॉलिटिकल एग्जॉस्ट यहाँ पे होता रहे, लोग अपने जो ख्यालात हैं वो पहुंचाते रहे। इससे ये होगा कि लोग जो है वो कभी भी कोई वायलेंट वे इख्तियार नहीं करेंगे, ठीक है, कभी भी एग्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, हमेशा इसको पॉलिटिकल साइड पे जो है वो अपना एग्रेशन उसको चैनलाइज करेंगे। तो ये इसके बिहाइंड लॉजिक थी कि लोगों को बताया गया कि आप छोड़ें बाकी सारी चीजों को, आप जंगों की तरफ ना जाएं, बल्कि आप एक पॉलिटिकल वे से एक पॉलिटिकल स्ट्रगल करें, और उसके तहत जो है वो आप अपनी आजादी को हासिल करें। तो ये एक रास्ता जो है वो अंग्रेजों की तरफ से या ब्रिटिशर्स की तरफ से दिखाया गया। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है वो क्या बना, वो इसका समझ ले कि एक सोर्स बना। फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बॉम्बे में हेल्ड होता है। ये भी सवाल पूछा जाता है बाजुकात। और पहले सेशन को हेल्ड जो है वो किसने किया, प्रेसिडेंट कौन था? अच्छा बच्चों, हर सेशन का एक प्रेसिडेंट होता है, जेन में रखिएगा। जो भी सेशन होता है किसी पार्टी का, उसका एक सदारत जो है वो किसी को दी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए पार्टी का सदर भी बन जाता है। तो वो क्या होता है, वो सिर्फ उस सदारत का या उस जो सेशन है उसकी सदारत होती है, वो हमेशा के लिए सदारत नहीं होती। विच ब्रिटिश ऑफिसर्स इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये देखें जी, लॉर्ड रिपन जो है वो भी इनकरेज कर रहा था कि हाँ ठीक है, आप पार्टी बनाए, पार्टी बना के जो है वो आप सेशन सेशन खेलते रहे, मीटिंग्स खेलते रहे। हु इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन जो है वो किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को भी कहा जाता है, ठीक है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अर्ली लीडर्स में से था। अच्छा, इससे पहले जो है वो बड़े सगीर के अंदर पॉलिटिकल डायलॉग्स, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स, इसकी यहाँ पर जो है वो यहाँ पे कल्चर नहीं था। अंग्रेज ने जब ये देखा कि ये लोग जो है जब भी कोई मसला होता है ना, तो ये सिर्फ डायरेक्ट जंग ही करते हैं, या ये किसी पे हमला कर रहे होते हैं या कोई इन पे हमला कर रहा होता है। इससे पहले की अगर आप 712 से लेके 1857 तक की हमारी तारीख उठा के देख लें, तो वो जंगों से भरपूर है, भरी पड़ी है जंगों से, ठीक है। कभी आप देखते हैं कि कभी जो है वो सदर्न साइड से इन्वेडर आ रहे हैं, कभी नॉर्थ वेस्ट से इन्वेडर आ रहे हैं, ठीक है, कभी कभी गौरी आ रहे हैं, कभी गजनवी आ रहे हैं, ठीक है, कभी मंगोल आके यहाँ पर हमला कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जो है वो, और एक तो बैरूनी खलफशार बहुत ज्यादा था, यानी बाहर से बहुत ज्यादा हमले हो रहे थे, और दूसरा अंदर से जो रियासतें हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो हर वक्त जंग में मसरूफ रहती थी। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल डायलॉग है या जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, वो बहुत ज्यादा कम थी, ठीक है। और एक दूसरे की जो स्टेट की सॉवरेनिटी है उसको जो है वो इतना ज्यादा मलहूज़ खातर नहीं रखा जाता था, बल्कि ये था कि लोग अपनी स्टेट को मुत्तहिद करने के लिए दूसरों के साथ जंगें करते रहते थे, ताकि जो अंदरूनी जो मामलात हैं, जो अंदरूनी ना इत्तफाकी है, ठीक है, उसको किसी ना किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके, ताकि लोग जो है वो मुत्तहिद रहे और वो दूसरी कौमों के साथ जो है वो जंगे शंगे करते रहे, दूसरे मुल्कों के साथ वो या दूसरी रियासतों के साथ उनकी जंगें जारी रहें, और उसके साथ साथ क्या करें, अपनी सल्तनत को वो बढ़ाते भी रहें। तो बिहाइंड द सीन इसकी जो रीजन थी वो सारी की सारी वो मैंने आपको बता
हटा दी। तो ये थी जी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है, 1905 में हो जाती है तकसीम बंगाल। बंगाल जो है वो एक बहुत बड़ी स्टेट, ठीक है, अभी भी इंडिया की आपको एक्सट्रीम ईस्टर्न साइड पे नजर आएगा, जिसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक बांग्लादेश है और एक जो है वो इस वक्त बंगाल है, जो कि इंडिया की एक रियासत है, ठीक है। तो ये हमारा ईस्ट पाकिस्तान भी यही था, ईस्ट पाकिस्तान, और जो कि बाद में आजाद होके हमसे बांग्लादेश बन गया। तो अब ये इसी पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात हो रही है। तो 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन, ये वाइस रॉय ऑफ इंडिया था, 1898 से 1905 तक रहा। उसने क्या किया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस कर दिया। टोटल एरिया जो था 189,000 स्क्वायर किलोमीटर था, बहुत बड़ा एरिया। आप पाकिस्तान का टोटल रकबा देख लें कि 8,81,913 है, 8,81,913। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि 1,89,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो एक बहुत बड़ा एरिया है, और इतनी बड़ी स्टेट थी ये। पॉपुलेशन 78 मिलियन थी, और इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया गया, ठीक है, ओल्ड या वेस्ट बंगाल, और इसका जो मरकज था वो क्या था, या इसका दारुल हुकूमत या दारुल खिलाफा कौन था, वो था कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता। और ऑन दी अदर साइड जो न्यू बंगाल था, यहाँ पे इसका दारुल हुकूमत किसको बनाया गया, या दारुल खिलाफा कह सकते हैं, दारुल खिलाफा किसको बनाया गया, ढाका को। यानी कि इसको दो हिस्सों में दरमियान में से तकसीम कर दिया गया। अच्छा, अब ये तकसीम थी, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव तकसीम थी। इसका मकसद मुसलमानों को फायदा देना या हिंदुओं को फायदा देना हरगिज नहीं था, ठीक है। पहले ये था कि जो बंगाल था, इस सारे के ऊपर जो है वो हिंदुओं का ज्यादा होल्ड था, ठीक है। लेकिन हुआ ये, इसको जब तकसीम किया गया तो यहाँ पर जो है वो मुस्लिम आबादी इस एरिया के अंदर ज्यादा थी, ठीक है, ईस्ट बंगाल में। तो उनको फायदा होना शुरू हो गया। वो वेस्ट बंगाल के जो हिंदू थे ना, उनसे वो बच गए। यहाँ पर इनकी अपनी अपनी इनका जो है वो दारुल खिलाफा बन गया, अपनी कोर्ट्स बन गई, यहाँ पे अपना जो भी इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो बन गया, यहीं पे इनके काम होने लग गए, यहाँ पे भी डेवलपमेंट होने लग गई। इसके लिए भी बजट आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मुसलमानों को फायदा हो गया। हिंदू अपोजिशन और जो है उन्होंने अपोज किया, ठीक है जी, और उन्होंने इसकी अनलमेंट के लिए जो है वो पूरी की पूरी एफर्ट्स की, उसके लिए जो बाकायदा तहरीक चलाई, और आखिरकार उन्होंने 1911 में इसको पार्टीशन को अनल करवा लिया, ठीक है। उसको क्या किया, अनलमेंट मतलब कैंसिल करवा दी, और उसके बाद ये लाइन जो है दरमियान में ये खत्म कर दी गई। बंगाल ईस्ट और वेस्ट बंगाल की बजाय दोबारा जो है वो पूरे का पूरा बंगाल बन गया। अच्छा, अब ये अनलमेंट किसने की, ये किंग जॉर्ज फाइव था, वाइसरॉय उस जमाने में, लॉर्ड हार्डिंजे था, उसका विजिट हुआ, और उसके विजिट के ऊपर ही उसने क्या किया कि यहाँ पे अनलमेंट का ऐलान कर दिया। ये जो नवाब सलीमुल्लाह खान है, ये बेचारे इतने ज्यादा इस अनलमेंट ऑफ पार्टीशन के बाद इतने ज्यादा दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। अब आप देखेंगे कि 1911 के बाद आपको नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका जो थे, उनका कहीं पे आपको जिक्र नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद उन्होंने एक्टिवली पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया। तो ये था जी पार्टीशन ऑफ बंगाल, और उसके बाद उसकी अनलमेंट। देन आ जाती है जी शिमला डेपुटेशन 1906। हुआ ये कि 1906 में, 1 अक्टूबर 1906 है, 35 लोग थे, टोटल 35 मेंबर थे। ये वो लोग थे जो मुसलमानों का दर्द दिल रखने वाले लोग थे। इन्होंने ये देखा कि हिंदुओं ने जो है वो अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से एक नुमाइंदा जमात बना ली है, लेकिन वहां पे मुसलमानों के हकूक की कोई बात नहीं होती, मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं होती, उनकी रिप्रेजेंटेशन की कोई बात नहीं होती है। तो व्हाई नॉट के दे शुड मीट टू द वाइसराय, कि उन्हें वाइसराय से मुलाकात करनी चाहिए और उसको अपने मुतालबात बताने चाहिए। तो इस पर्पस के लिए उन्होंने क्या किया कि सर आगा खान थ्री, जो कि बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, इनको अपना हेड बनाया, ठीक है। वो इसको प्रिजाइड कर रहे थे या इसको लीड कर रहे थे, इस शिमला डेपुटेशन। डेपुटेशन क्या था, एक वफ्द ही था पूरा, ठीक है, और इसमें कितने लोग थे, 35 लोग थे, एक वफ्द था ये। तो इन्होंने शिमला में मिलना था लॉर्ड मिंटो से, ठीक है। शिमला जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का समर कैपिटल था। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़ जो है ना, आर्क बोल्ड जो थे, उनका लॉर्ड मिंटो के साथ अच्छा ताल्लुक था, ठीक है, चूंकि ये खुद भी ब्रिटिशर थे। तो इन्होंने इस मीटिंग को कंडक्ट कराने में बड़ी हेल्प, इन्होंने जो है वो वाइसराय से टाइम ले दिया। अदरवाइज शायद हो सकता है कि वाइसराय इनको टाइम ही ना देता मिलने के लिए। तो इन्होंने वाइसराय से टाइम ले लिया, और वाइसराय के साथ इनकी मुलाकात जो है वो सेट हो गई। अब वाइसराय के साथ जब मुलाकात के अंदर इन्होंने ये कहा कि हमें एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है कि हमारे लिए अलग से सीटें मौजूद होनी चाहिए, जिसके ऊपर सिर्फ हम ही लड़ सकें और हम ही जीते, ठीक है। जैसे जॉब्स के अंदर वुमेन कोटा होता है ना, तो उस कोटे के ऊपर सिर्फ खवातीन ही आ सकती हैं, उनका आपस में मुकाबला होता है। तो उसने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, हमारी जो मुसलमानों की सीटें हैं वो अलग होनी चाहिए, और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू दी, और जो रिप्रेजेंटेशन है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होनी चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर यही है कि रिप्रेजेंटेशन जो है या सीट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन दी जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि जिन इलाकों के अंदर जैसे पंजाब है, बंगाल वगैरह है, या सिंध है, यहाँ पे चूंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, तो वहाँ पे हमारी सीट्स भी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जो लॉर्ड मिंटो था, जारी बात है, इसने कोई फौरी तौर पर इनको ऐसा कोई इनकरेजिंग रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन
उसने जो है वो इनको ये भी नहीं कहा कि आपने जो है वो कोई बिल्कुल ही गलत बात की है। जाहिर बात है कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर था और बड़ा कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर था, तो उसने उन्हें कहा कि देखें, आप ये जो बात कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन अगर आप ये बात एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से करते, एक आप जमात बनाते जो कि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात होती, और उसके प्लेटफॉर्म से ये बात आप मेरे तक पहुंचाते, तो शायद इस बात का वेटेज जो है वो ज्यादा होता। तो इसने बजाहिर क्या किया कि लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को जो है वो एक इशारा दिया कि आप अगर चाहते हैं कि आपका कोई पॉलिटिकल वेटेज हो, आपकी बात को जो है वो आपको उसको उसको कोई कोई वजन दिया जाए, ठीक है, उसकी बात को जो है वो कोई अहमियत दी जाए, तो बेहतर है कि पहले आप जो है वो नुमाइंदा तो बने मुसलमानों के, और आप प्रूव करें कि आप मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसके कयाम के लिए मुसलमानों को एक इशारा दे दिया, ठीक है। तो जो लीडरशिप थी उन्होंने उसके ऊपर सोचा, एंड देन दे हैव डिसाइडेड टू मेक देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी विच इज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1906। और उसी साल के अंदर ही उन्होंने क्या किया कि दिसंबर 1906 में ढाका के अंदर जो है एट द रेजिडेंस ऑफ नवाब सलीमुल्लाह खान, ये नवाब सलीमुल्लाह खान की रेजिडेंस के ऊपर ही इन्होंने इस पार्टी का संगे बुनियाद रखा। अब यहाँ पे मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इसका सालाना इजलास था। यहाँ चूंकि सारे के सारे लीडर्स इकट्ठे हो रहे थे, तो इसके सालाना इजलास के मौका पर ही इन्होंने ये कहा कि हम वाई नॉट के हम लोग जो है वो अपने लिए एक मुसलमानों की एक नुमाइंदा जमात बनाए जो मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स को सेफगार्ड करेगी। तो अब इस मीटिंग का प्रेसिडेंट कौन था? नवाब वकारुल मुल्क, ठीक है। रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट की? नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका ने। पहला प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? सर आगा खान को, ठीक है। और पहला सेक्रेटरी जनरल कौन बना? नवाब मोहसिनुल मुल्क। और इस तरह से मुसलमानों की पहली नुमाइंदा जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसका बाद में पाकिस्तान बनने के बाद नाम जो है वो मुस्लिम लीग रख दिया गया, ठीक है। ये जमात जो है वो बन गई, और अब मुस्लिम लीग की जो है वो बहुत सारी जो है पाकिस्तान में शाखें बनी हुई है। मुस्लिम लीग नून आपको नजर आती है, काफ नजर आती है, फंक्शनल नजर आती है, और बेशुमार मुस्लिम लीग आपको यहाँ पर शो होती है। लेकिन जो मुस्लिम लीग का जो आगाज है वो कब हुआ? 1906 में। और किस तरह से हुआ वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके इसके अलावा बच्चों, मुस्लिम लीग के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सर आगा खान। पहले सेक्रेटरी कौन थे या सेक्रेटरी जनरल कौन थे? नवाब मोहसिनुल मुल्क थे। पहला सेशन कब होता है? 29 से 30 दिसंबर 1907 को, ठीक है, कराची में, प्रिजाइडेड बाय आदम जी। सेशन की प्रिजाइडेड करने की बात हो रही है, ठीक है। सेशन के प्रेसिडेंट है आदम जी। सेकंड सेशन कब होता है? 18 मार्च 1908 को। कहाँ पे? अमृतसर में। कौन प्रिजाइड करता है? जस्टिस शादी। उसके बाद सेकंड प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग राजा साहब ऑफ महमूदाबाद। अब ये सेकंड प्रेसिडेंट की बात हो रही है। जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे नवाब ये सर आगा खान, ठीक है, ये वाले। अब सेकंड कौन है? ये थे राजा साहब ऑफ महमूदाबाद। राजा साहब ऑफ महमूदाबाद इनका, यानी ये फर्स्ट थे सर आगा खान, और ये सेकंड ये थे। इनका असल नाम सर अली मोहम्मद खान था। सेकंड सेक्रेटरी कौन थे? हुसैन बलग्रामी थे। लंदन मुस्लिम लीग को कौन लीड कर रहा था? सैयद अमीर अली। जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? 1913 में। और प्रेसिडेंट कब बने? 1933। ये देखें 1933 में। तो इस तरह से ये कौन है? ये थर्ड प्रेसिडेंट। पहले प्रेसिडेंट सर आगा खान, दूसरे प्रेसिडेंट राजा साहब ऑफ महमूदाबाद, ठीक है, और थर्ड प्रेसिडेंट कौन थे? कायदे आजम। और फातिमा जिन्ना ने कब ज्वाइन किया था? 1938 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से रिलेटेड, जो कि वन पेपर एग्जाम में या स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो जो इसके बाद आ जाता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पहला सवाल यहाँ से क्या बनता है कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो है वो कब आए? 1909 में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। तो इसमें क्या हुआ कि मुसलमानों का ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मुतालबा था, जो मुतरीना मुतालबा था, उसको यहाँ पर तस्लीम कर लिया गया, और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, और मुसलमानों की जो है वो सेपरेट सीट्स, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये सीट्स जो है वो मुसलमानों के लिए है, और इनके ऊपर जो है वो सिर्फ मुसलमान ही इलेक्ट हो। लॉर्ड मिंटो जो है उस जमाने में वॉइस रॉय था, ठीक है, इसलिए इसको मिंटो इसके नाम के अंदर शामिल है। और मॉर्ले कौन था? ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। उस जमाने में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया के अंदर कौन बैठता था? इंडिया के अंदर जो है वो वॉइस रॉय बैठता था, ठीक है। उससे ऊपर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी इनका एक नुमाइंदा होता था, उसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर, SOSIA, ठीक है। तो ये शख्स जो है
ये पार्लियामेंट के अंदर क्या करता था, सारे के सारा जो बड़े सगीर है, जो सब कॉन्टिनेंट है, उसको ये पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करता था और ये बताता था कि हम वहां पर क्या क्या कर रहे हैं, इसके लिए कौन कौन सी जो है वो लेजिस्लेशन की जरूरत है। और जो वायसराय है वो इंडिया के अंदर ही बैठता था। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स है, ये कहाँ बैठता था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बैठता था। तो ये कुछ इस तरह से जो है वो सारे का सारा ये एक हायरार्की थी मैनेजमेंट की या एडमिनिस्ट्रेशन की। बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं लखनऊ पैक्ट 1916 की। ये एक बड़ा सुनहरी दौर था जिस जमाने में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो है वो उरूज पे था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की सबसे बेहतरीन मिसाल जो अगर देखनी है आपने तो वो लखनऊ पैक्ट है, जिसको मुआहिदा लखनऊ कहा जाता है। तो ये कहाँ पे हुआ जी? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में। दिसंबर 1916 का साल था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान में बोथ पार्टीज एनुअल सेशन थे लखनऊ के अंदर। उन्होंने कहा कि वाई नॉट के इनको इकट्ठा ही रख लिया जाए। अब जिना जो है इस दौरान में ज्वाइन कर चुके थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जिना ने जो है वो बड़ी स्पेशल एफर्ट्स की। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि वाई नॉट कि आप अपने अलग अलग सेशन करें, तो बेहतर ये है कि हम एक ही सेशन जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जिसमें मिल के जो है वो यहाँ पे, जो कि हमारा मकसद तो एक है आजादी, तो हम वाई नॉट के हम मिल के जो है वो यहाँ पे अपना एक सेशन जो है वो कंडक्ट करें। अच्छा, इसी बेस पे सरोजनी नायडू थी, एक ऑल इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक लीडर थी। इन्होंने कायद आजम को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी टाइटल दिया। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि ये टाइटल किसने दिया? तो ये सरोजनी नायडू ने दिया। बैकग्राउंड क्या था जी एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? जिनाज अर्ली पॉलिटिक्स बाय बैरेंट वेल्स, कांग्रेस लेड बाय। अच्छा, एक बुक भी इसके ऊपर लिखी गई एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नाम से भी सवाल पूछ लिया जाता है। ये बैरेंट वेल्स की एक किताब है। ठीक है, और ये जिना की जो अर्ली पॉलिटिकल लाइफ है इसके ऊपर लिखी गई है। अब कांग्रेस को कौन लीड कर रहा था जी? बार गंगाधर तिलक था। ठीक है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कौन लीड कर रहा था? यहाँ पर जिना लीड कर रहे थे। कांग्रेस अप्रूव्ड द एग्रीमेंट ऑन 29th दिसंबर एंड मुस्लिम लीग ऑन 30th दिसंबर। इनके दरमियान जो भी एग्रीमेंट हुआ, जो भी माहिदा हुआ, उसको कांग्रेस ने 29 दिसंबर को और मुस्लिम लीग ने 30 दिसंबर को उसके ऊपर साइन कर दिया। पहली और आखिरी दफा थी जब कांग्रेस ने मुसलमानों का जो अलहदा इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मुतालबा था उसको माना। इसके बाद फिर जो है वो कांग्रेस ने कभी भी मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी उसको कभी नहीं माना। तो ये जो है, ये लखनऊ पैक्ट के बारे में आप कह सकते हैं कि लखनऊ पैक्ट जो है वो एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट था जिसमें हिंदू और मुसलमान या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंटरनेशनल और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो यूनिटी थी वो पीक पर थी। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हम लखनऊ पैक्ट पे एंड करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि इसके बाद कौन कौन सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, कौन कौन सी जो है वो मूवमेंट्स जो है वो चलाई गई। ठीक है, किस तरह से जो है वो बड़े सगीर को जो है वो यहाँ से अंग्रेजों के तसल्लुत से आज़ाद करवाया गया। आई होप आज के इस लेक्चर में आपकी नॉलेज में इजाफा किया होगा। ऐसे बच्चे जो कि हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारे नोट्स लेना चाह रहे हैं, तो वो इस नंबर पे एडमिन से राब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस नंबर पे एडमिन को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो विश ऑल द बेस्ट जी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।